तीन चीजों की हम बात करते हैं, पैशन, पोटेंशियल और प्रोसेस। आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्रीज बेस्ट हैं जहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा सकता है? एम्प्लॉयबिलिटी की कोई बात नहीं करता है, एम्प्लॉयमेंट की पक्के हो जाइए जी। कौन से और फैक्टर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को पहले से अवेयर होना चाहिए और वो फ्रॉड में ना फंसे? सामने सिर्फ टीआर दिखती है, उसके लिए बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। अड्डिया चौक के फायर नहीं लाना। पीपल आर गोइंग विद अ बिट ऑफ अ whimsical, इट्स लाइक स्काई डाइविंग, पैराशूट लेके जाओ बस। कोर्स से सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, आरओआई ज्यादा है। कनाडा इज लॉस्ट इट्स शीन एज दे से। अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट कीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी अपने आप आएगी। करन वाले बनो तो नाल खड़े आप। ऐसे ऑर्डर च गल होना चाहिए। प्रोसेस की गल सानू बाद चो करना, पहला तुहाडे पैशन ते पोटेंशियल की गल करांगा। Hi, my name is Khushbu and I welcome you in another episode of Scoop Talks. Today we have with us Manoj ji, who has 25 years of expertise in sending students studying abroad. So, unemployment is one of the major concern in India today. Employment requires good education and skills, but also there is a need of good guidance and counseling when a student decides to study abroad. So we'll get a deeper insight of this subject today. Well, I welcome you, sir. Thank you. Thanks, Krishu. Okay. Sir, firstly, I would like to know from you कि आपका ये perception कैसे बना? You have 25 years of experience with Enhances, your company. So, आपका क्या perception है about the students studying abroad? What are your vieज on this? Yeah, it's a great opportunity. किसी के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। चैलेंजेस भी है लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। एंड whoever gets the chance, he should maximize it. प्लानिंग करनी चाहिए। समवट डिफरेंट अभी चल रहा है कि पीपल आर गोइंग विद अ बिट ऑफ अ whimsical, इट्स लाइक स्काई डाइविंग, पैराशूट लेके जाओ बस। वेरी ट्रू सर। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इफ अ स्टूडेंट डिसाइड्स कि मुझे अब्रॉड पढ़ने जाना है, तो उसका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं जो उसके दिमाग में आने चाहिए जस्ट टू कीप अ ट्रैक कि ही इज इन द राइट डायरेक्शन? वो आपने बात की है कि डिसाइड, ये तो 5 स्टेजेस की पहली स्टेज है सिर्फ। डिसीजन मेकिंग इज ओनली वन पार्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट सोज द सीड्स। 3 चीजों की हम बात करते हैं, पैशन, पोटेंशियल और प्रोसेस की। डिसीजन मेकिंग में ये तीनों चीजें ही आनी चाहिए। आपके पैशन से कॉम्प्रोमाइज ना करो आप। योर एम्प्लॉयबिलिटी should not come at cost of our identity. Very true. अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट कीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी अपने आप आएगी। एंड देन डेवलप योर पोटेंशियल एंड देन द प्रोसेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आजकल जो बच्चों का जो आपने डिसीजन मेकिंग की बात की है, वो शायद प्रोसेस ड्रिवन ज्यादा है या पर्क्स पे ज्यादा है कि भाई इस कंट्री का थोड़ा इजी है, वहां चले जाते हैं, वो प्रोसेस डिफरेंट है। इट शुडंट बी द केस। कंट्री वो चूज करो जहाँ पे आपका करियर अच्छा है, और ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, आपके करियर एस्पिरेशन मैच करनी चाहिए। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। जब हम बात करते हैं तो वी आर हियर विद समथिंग वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्रीज बेस्ट हैं जहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा सकता है? कंट्रीज, हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मेरा यही है कि ठीक है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज शुड बी प्रेफर्ड। दैट टेक्स वन लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अवे कि भाई लैंग्वेज सीखना। जर्मनी इज गुड इंजीनियरिंग वाइज, फ्रेंच, इटालियंस एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें, ये इमर्जिंग डेस्टिनेशन जिनको बोल देते हैं। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग है, दिस इज वेयर माई कोर एडवाइज इज दैट कि अगर आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जरूर जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंट्री गलत है ज्यादा। नॉर्थ अमेरिका, शायद आजकल कनाडा इज लॉस्ट इट्स शीन एज से, लेकिन नॉर्थ अमेरिका इज प्लेस टू बी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अगर बच्चे वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं फ्लॉड थी। कंट्री बुरी नहीं है कनाडा। या मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ तो वी आर प्राउड ऑफ, हमारे यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा काम होता है, एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी में अच्छा काम होता है, और उसके बाद स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा काम होता है। ऑस्ट्रेलिया भी है। हर किसी कंट्री के अपने अपने स्किल्स हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो किसी भी कंट्री को मैं गलत नहीं है, वो छोटा बड़ा नहीं है, बट यू हैव टू सी दैट वेयर डज योर करियर एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अलाइन। सर, स्टूडेंट्स जब अब्रॉड जाने का प्लान करते हैं तो हाउ दे इमेजिन द अदर कंट्री इज थ्रू द इंस्टाग्राम्स परफेक्ट रील्स, बट रियलिटी आई थिंक इज समवॉट डिफरेंट. What they must be aware about, या जो भी challenges आने चाहिए जो उनको पहले से नहीं पता होने चाहिए. देखिए, जैसे मैंने कहा कि 5 स्टेजेस हैं जी. डिसीजन मेकिंग, प्री डिपार्चर, अर्ली अराइवल, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन. डिसीजन मेकिंग शुड बी द बेस्ट. कि उस पे जापानीज कहते हैं ना कि 80% प्लानिंग में काम लगाते हैं हाँ टाइम, जी. और 20% एग्जीक्यूशन में. हमारे यहाँ पे 10% फटाफट एंड देन बाद में देखेंगे, देखा जाएगा. हाँ जी. नहीं, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए. हम हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड करते हैं, वर्ल्ड के लीडिंग करियर डिस्कवरी टूल्स यूज़ करते हैं, और हमारी जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के बेस पे हम सारा एक डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करते हैं कि व्हाट करियर यू शुड चूज, व्हाट आर द. ठीक है कि इमिग्रेशन ही गोल रहता है कि जाना, इतनी इन्वेस्टमेंट हमने की है जी. तो उसका फ़ायदा आना चाहिए. ROI इन टर्म्स ऑफ योर करियर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि काम करना है इतने, वहाँ काम भी मिलना चाहिए, और फिर परमानेंट सेटलमेंट. ये इन तीनों चीज़ों को रख के अगर डिसीजन मेकिंग की जाए ना, तो वो थोड़ा सा एक साइंटिफिक प्रोसेस में वो फिट बैठेगा. ओके सर, आप 25 ईयर्स से इस फील्ड में हैं ऑलरेडी, तो आप अपनी कंपनी को, अपने आप को कैसे मतलब डिफाइन करेंगे कि हाउ इट इज़ डिफरेंट एंड हाउ आपने कितने स्टूडेंट्स को इसमें जो ऑलरेडी हेल्प किया है? देखिए, 25 ईयर्स से मैं बाहर हूँ, यू नो, न्यूजीलैंड में हूँ. तो उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडीज़ की हैं. तो मैंने जो कुछ सीखा है, आई हैव पोर्ड ऑल दैट एज अ फनल, कि सारा कुछ डाल के नाउ वी आर हाँ, इसको एक साइड पे हम, यू नो, वी वांट टू पास ऑन द बैटन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो एम्प एनहांस, ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है, एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट. जी. एम्प्लॉयबिलिटी की कोई बात नहीं करता है, एम्प्लॉयमेंट की पक्के हो जाइए जी. हाँ जी. वो ना टनल विजन है जी, कि भी ऐसे सामने सिर्फ वो दिखती है PR, उसके लिए बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं. ये टनल नहीं, फनल विजन होना चाहिए. आपका पर्सपेक्टिव चेंज करो, जितना ज़्यादा आपका ब्रॉडर होराइजन होगा, आपको क्लैरिटी उतनी होगी. तो दैट्स वेयर इट इज. कि इमिग्रेशन तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका गोल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिजल्ट ऑफ योर पर्सनल एंड करियर सक्सेस. जब ये पर्सपेक्टिव से आप काम करेंगे ना, तो सारी की सारी आपकी कहानी बदल जाएगी. यू नो, आप किसी, ये कोई मछली नहीं भेजनी, अपना वो मछली के आंख वाला काम नहीं है कि बस वहीं पे रखो जी, ऐसा नहीं है कुछ. क्योंकि PR होने के बाद क्या है, हाँ जी, करियर भी तो बनना चाहिए ना. तो ये करियर की बात हम पहले करेंगे. इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट तभी आएगी अगर एम्प्लॉयबिलिटी होगी. एम्प्लॉयबिलिटी के बाद एम्प्लॉयमेंट आएगी तो इमिग्रेशन भी आएगी. तो ये सारा एक जो प्रोसेस है, उसको हमने एम्प एनहांस, एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट में, जहाँ हम तीनों चीज़ों की बात करते हैं. सर, एम्प एनहांस इज लाइक, जो मैं समझ पा रही हूँ, इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स इवन आफ्टर देयर वीजा एंड एडमिशन. सर्टनली, ये वो एक हमारा राइट फ्रॉम एलिजिबिलिटी थ्रू टू एम्प्लॉयबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे बात होती है कि 5, 5.5, 6 बैंड आगे जी, ये हो गया, कंट्री खुल गई है, बंद होगी, एम रुकना चाहिए हूँ. हाँ जी. तो व्हाट वी प्रमोट इज दैट कि एक साइंटिफिक तरीके से हम काम करें, एम्प एनहांस, कि भाई वीज़ा के आगे की भी बात हो. वहाँ पे क्या, जाके किस तरीके से आप हेल्प करते हैं? लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? ये बहुत जगह रियलिटी सुनने को मिली कि यहाँ पे प्रोमिसेस बहुत सारे होते हैं कि वहाँ जाके बहुत अच्छी लाइफ है, विच इज नॉट अ फेक थिंग. लेकिन जब स्टूडेंट वहाँ पर रेंट पे करने के लिए स्ट्रगल करता है, इंस्टेंट नूडल्स पर सरवाइव कर रहा है, क्योंकि वो स्किल या वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो सरवाइव कैसे करे वहाँ? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ जाने से पहले कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ जल्दी पहुँच के. जी. तो एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए. हम अपने आप को करियर स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं. तो टोटल जैसे अभी हमने डिसीजन मेकिंग की, वीज़ा तो लगवा के देंगे, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो हम भी वीज़ा भी तो हम लगवा के देते हैं. हमारे कोई वीज़ा प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं है, ऑल आर सर्विसेज आर फ्री. लेकिन उसके बाद जो हम 3 चैलेंजेस स्टूडेंट वहाँ पे बहुत मेजर फेस करते हैं. एक, वहाँ के लर्निंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कैसे होना है, और फिर वहाँ का रेलेवेंट, रिस्पेक्टफुल, मीनिंगफुल जॉब कैसे लेनी है, और फिर वहाँ के सोशल कल्चर में, जियोपॉलिटिकल सिस्टम, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें, उसमें एडजस्ट कैसे होना है.
तो इसके लिए हमने सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, इसके लिए हमारा प्रोग्राम है नेविगेटर प्रोग्राम। ओके। वो हर स्टूडेंट को मिलता है हमारी तरफ से कि जैसे आप तो देख रहा हूँ, मैं अभी जब इंडिया आया हूँ तो कई तो टू व्हीलर्स में भी नेविगेटर सिस्टम लग गया आगे। हाँ जी। तो भाई घर से निकलते वो नेविगेटर, तो आप इतनी बड़ी जर्नी पे जा रहे हो तो उसमें नेविगेशन कहाँ से आएगी? तो वी हेल्प देम नेविगेट दैट चैलेंज। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि वहाँ का लर्निंग एनवायरनमेंट सिस्टम डिफरेंट है। टर्शरी स्टडी स्किल्स जो है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। रेफरेंसिंग, साइटेशन, एकेडमिक इंटेग्रिटी, इंफॉर्मेशन सिलेक्शन, ये सारी चीज़ों की कोई बात नहीं होती है। बच्चे वहाँ पे जाके स्ट्रगल करते हैं। तो उसके लिए हम सोल्यूशन लेके आए, उस प्रोग्राम का नाम रखा है हमने स्टडी रेडी। कई बच्चे कहते हैं अब तो एआई आ गया जी। हाँ जी। ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर गेटिंग स्मार्टर। वेरी ट्रू। तो अगर एआई हो, कहते हैं कि ये आज एक एआई वाला भी जो हमें असाइनमेंट और एक अपना लिखा हुआ दो, तो दे नो दैट। तो इसके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है, पढ़ाई करने जा रहे हो, कई बच्चे चाह के भी पढ़ाई कर नहीं पाते क्योंकि सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टीज एक बात है, लेकिन ये जो टर्शरी स्टडी स्किल्स हैं, असाइनमेंट कैसे बनानी है, इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें नहीं है। तो वो हमारा सपोर्ट प्रोग्राम है स्टडी रेडी। फिर उसके बाद हमको जॉब रेडी भी बनाते हैं कि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स आपको चाहिए होते हैं और वहाँ का कल्चरल नुआंसेस, ये सब चीज़ें चाहिए। ये ना पार्ट टाइम जॉब सिर्फ बच्चे देखते हैं शायद एक पैसा कमाने का जरिया है। ठीक है, वो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी, लेकिन आप ट्रांसफरेबल स्किल्स बहुत डेवलप करते हैं। इसके लिए जो हमारा जॉब रेडी प्रोग्राम है वो आपको किसी रैंडम जॉब के लिए ही नहीं तैयार करता। जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं है, हम उसके लिए तैयार करते हैं कि जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें आप कैसे जॉब ले पाओ। तो उसमें हमारा जॉब रेडी प्रोग्राम और लाइफ रेडी, जिसमें कि हम वहाँ के जियोपॉलिटिकल सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों को फ्लाई रेडी करने के लिए तो चाहे 10,000 एजेंट हैं, उनको स्टडी रेडी, जॉब रेडी, लाइफ रेडी और करियर रेडी करने के लिए कोई नहीं है। जहाँ पे हम एक डिफरेंट तरीके से हम ये सोल्यूशन लेके आए, ये प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज अ सोल्यूशन दैट वी आर ब्रिंगिंग। सर, एट टाइम्स ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, बट कुछ ऐसी, नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बट कुछ कंपनीज, कुछ एजेंट्स स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलने देते कि ये ऑफर्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ने दिए हैं एंड दे क्लेम इट कि हमने नेगोशिएट करवाया एंड ऑन दैट बेसिस दे चार्ज लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम स्टूडेंट्स। ऐसे कौन से और फैक्टर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को पहले से अवेयर होना चाहिए? कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है और वो फ्रॉड में ना फंसे? एक तो जो एसओपी लगती है, इनको जरूर देखनी चाहिए, उसमें लिखा क्या है, व्हाट आर द क्लेम्स हैव बीन मेड, और फिर उसके हिसाब से जो स्कॉलरशिप के जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं वो वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट कर ले यूनिवर्सिटी से। कोई भी यूनिवर्सिटी सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी बनाती है, तो अपनी आईडी को विजिट कीजिए, अपनी जो क्रेडेंशियल्स है वहाँ पे चेक कर लीजिए क्या है। तो इट्स जस्ट लाइक कि बीइंग मोर अवेयर। विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि भाई एजेंट ने ऐसे बोला। आज की डेट में तो यूनिवर्सिटीज आपको सीधे ही, ठीक है एजेंट ने फैसिलिटेट करा दिया, ही इज अ मैच मेकर, लेकिन उसके बाद तो आपकी आईडी बनती है ना यूनिवर्सिटी की। जो सारी आपकी, जब तक आपकी एकेडमिक की जर्नी होगी वही आईडी चलेगी आपकी, स्टूडेंट आईडी। तो आप उस पर विजिट करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि व्हाट इज मोर चैलेंजिंग, चूजिंग अ करियर और चूजिंग अ राइट जॉब? देखिए, करियर और जॉब अलग अलग चीज़ें। करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जॉब इज समथिंग यू गो थ्रू द मोशंस। तो करियर जैसे अभी आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या अप्लाइड साइड में जाना चाहते हैं, आपके स्किल्स कैसे हैं, तो इसके लिए हम वर्ल्ड का लीडिंग डिस्कवरी टूल्स है क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स फाइंडर, वो हम डिप्लॉय करते हैं, जो उसके बेस पे स्टूडेंट इसको देख सकते हैं कि व्हाट आर दे ट्रूली मेंट टू बी। ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दिस इज वेयर इफ योर कंसल्टेशन टुडे स्टॉप्स एट व्हाट यू कैन डू, you are not being served right. There should also be that why you should do it and how you should do it as well. What के लिए तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन इतनी सारी है, AI आ ही गया है, तो यू सर्च अप, हाँ भाई सब कुछ है, लेकिन वो जो प्रोसेस का बैरियर हमने तोड़ना है। इसलिए आज हम किसी कॉलेज की, किसी कंट्री की नहीं बात कर रहे। प्रोसेस एक अलग है, लेकिन पैशन और पोटेंशियल की भी बात होनी चाहिए। दैट्स वेयर इट इज़। वो करियर जब तीनों चीज़ों को लेके आप चूज़ करोगे तो बहुत एंजॉय, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी बाहर जाना। ठीक है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है, लेकिन अगर आप उसको सही तरह से यूटिलाइज करते हो
इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये नहीं है कि बच्चों को नहीं जाना चाहिए, कि वहाँ पे सब कुछ डूम एंड ग्लूम नहीं है, लेकिन अगर आप प्लानिंग से नहीं जाते तब चैलेंजेस हैं, नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी। सर, एक ये मिथ है कि इफ यू वांट टू गो एंड स्टडी अब्रॉड यू शुड हैव अ गुड फैटी बजट। इज इट ट्रू? Yes and no. I would say if you are academically good, then some of the universities do offer good scholarships, but फिर भी बहुत सारी मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट तो लगती है। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब्स आपको कुछ सर्वाइवल में 2-3 महीने बाद सपोर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन कई लोग सिर्फ ना बड़ी मायोपिक विजन से जाते हैं कि अभी 6 महीने की फीस दे दी, दैट्स इट। डिग्री होती है 3 साल की, तो बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? So those are the things that you have to have a proper budget in place for the entire duration of your program. कि कहाँ से पैसे आएंगे, इसके लिए हम ना बच्चों के साथ मिलके उनकी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल की प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल बजट बनता है उनका कि पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, ताकि फुल क्लैरिटी के साथ जाओ ना, पता हो ना कि भाई क्या करना है, फिर हो जाता है। लेकिन बस भी ठीक है, अभी निकल लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा, बाद च देखी जाएगी, बाद च देखा गया वो, फिर जो देखने दी बारी आती है तो उदों फिर वो हाँ की कर ले। वेरी ट्रू सर। कुछ आप कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है एंड आरओआई ज़्यादा है? कोर्सेज देखिए डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री में ना 3 तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 होती है, वो चलो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फिर पॉलिटेक्निक्स होते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छा है, जैसे हमारे न्यूजीलैंड में कई प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस आर नॉट ऑल बैड, तो आपको अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए ये करना चाहिए। फाइनेंशियल कमिटमेंट तो ज़्यादा है, लेकिन आपको वो चूज़ करना इस हिसाब से चाहिए कि भाई आप वो चक लो ना, रादर देन कि हाँ भी अड्डिया चौक के फाया नहीं लाना। बिल्कुल सही गल है सर। अब इंडिया से बाहर का एजुकेशन सिस्टम कितना डिफरेंट है? इज इट डिफ़िकल्ट? क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ की पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट है। व्हाट अबाउट द फॉरेन एजुकेशन? डिफ़िकल्टी और अप्लाइड लर्निंग वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो वहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग है जी। हर एक वीक आपको सबमिट करनी है असाइनमेंट, फिर आपके प्रेजेंटेशंस हैं और फिर आपके एग्जाम्स हैं। तो इसलिए लोग कई बार ना कहते हैं कि ठीक है यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ की अप्लाइड लर्निंग है। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज आता है, कोर्स ले तो लिया लेकिन उसको कंप्लीट भी करना है ना। yes. तो कई बार फिर बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो फिर वही चीज़ें फिर उनके इमिग्रेशन स्टेटस में प्रॉब्लम करती हैं। तो दिस इज वाई चूज द कोर्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ। तो वो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ से तैयारी करके जाओ कुछ। बैंड था मैं कहना ना कि जब बैंड के बेस पे डिसीजन लेना तो फिर तो बैंड ही बजेगा। 6 आगे यहाँ कर लो, 5.5 आगे यहाँ कर लो। दिस इज दैट लैंग्वेज कैपेबिलिटी इज वन थिंग। जो टर्शरी स्टडी स्किल्स है ना, ये जैसे मैंने कहा कि रेफरेंसिंग, साइटेशन, एकेडमिक इंटेग्रिटी, पैराफ्रेजिंग, यो सर्टन टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। और आगे आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ और ये सारी चीज़ें बहुत अब टफ हो रही हैं। पुराने वाले ज़माने के कई लोग तो कहते हैं कि असाइनमेंट है 12 बना लाएंगे। ओह माय गॉड, दैट इज द क्राइम, दैट इज द ओपन चीटिंग। क्योंकि किसको धोखा दे रहे हो असाइनमेंट बना के भी? अपने पैसे ही दे के कुछ कर रहे हो। तो दोस काइंड ऑफ ये रुकना चाहिए। और फिर उसके बाद जो जॉब्स के लिए भी वो प्रेपरेशन है, कुछ ना कुछ अलग से हमें करना चाहिए। हाउ सर, आप कैसे प्रोवाइड करवाते हो उनको, लाइक फॉर जॉब प्रिपरेशन, जो आप उनको जॉब रेडी बनाते हैं? हाँ देखिए, जैसे जो लोग बच्चे हमारे साथ, जैसे स्टूडेंट वीज़ा जिनका लगता है हमारे साथ शुड एंगेज होते हैं, तो पहले दिन से हम उनको एक नेविगेटर सपोर्ट प्रोग्राम का साइन इन देते हैं जी। वहाँ से उनकी जर्नी जो है वहाँ जाके नहीं शुरू होती। वी आर ब्रिंगिंग वर्ल्ड क्लास लीडिंग करियर डिस्कवरी टूल्स एंड सॉल्यूशंस टू डोर स्टेप। जे करने वाले बनो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े आप। सिर्फ वीज़ा लवा के तोड़ना साडा काम नहीं हैगा। वीज़ा लवावांगे पर उस तो बाद भी की करना है। हमारी जो सपोर्ट है ना, ये आपको हर चीज़ में फ़ायदा देती है। तो आपके पार्ट टाइम जॉब जो है आप उस फील्ड में करो जिस फील्ड की आप स्टडी कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो कि उसके लिए, लेकिन मिलेगी कैसी जॉब? प्लानिंग होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और मैनुअल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चों को नॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ पे चाहिए ये सब चीज़ें। और फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, ये हर फील्ड में
चाहे आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो पढ़ाई, चाहे हेल्थ केयर की है, चाहे बिजनेस की है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके सीवी पे, सीवी लिखना तो आजकल कोई भी सिखा देगा, लेकिन सीवी में लिखना क्या है, सीवी 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ EMPLOYER ਦੇਖੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਵਾਹ, यू हैव टू बी डिजर्विंग ऑफ द, तो उससे फील्ड को आप ये ना कहो कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ाई के साथ साथ क्या किया, गेट अ फुट इन द डोर। आप कहने ना लिफ्ट च पैर रख दे भी रुक जाएगी, ऐसे करके दैट इज द की, व्हेन यू गेट दैट डोर ओपन्स फॉर यू, गेट अ फुट इन द डोर सो दैट यू हैव अ टाइम टू गेट इनटू इट। वो ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਪਲਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੁਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ EMPLOYER ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। सर व्हेन अ स्टूडेंट गोज टू अ होस्ट कंट्री, सो स्टूडेंट की बहुत सारी एम्बिशंस होते हैं फ्रॉम दैट कंट्री, बट हाउ अ स्टूडेंट शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ बिफोर गोइंग टू दैट कंट्री? Yes, certainly it's a two-way street. ठीक है, होस्ट कंट्री से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज फाइन, लेकिन बीइंग अ गेस्ट, बीइंग अ न्यू कमर, आपको भी तैयार होके जाना चाहिए। शादी में आप जाते हो कि भाई वहाँ खाना अच्छा नहीं मिला, लेकिन आप भी तो गिफ्ट अच्छा लेके नहीं गए। सो दैट्स व्हाई इट्स अ टू वे स्ट्रीट। प्रिपेयर्डनेस इज द की। आप वहाँ के कंट्री के जो सोशल नुआंसेस हैं उनको आप रिस्पेक्ट कीजिए, जो कल्चरल सेंसिटिविटी है उसको आप समझ के जाइए। तो गो देयर एज एन एस्पिरेंट, नॉट एज ए न्यू कमर। वहाँ का जियो पोलिटिकल सिस्टम क्या है, वहाँ के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, वहाँ का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, वहाँ का लीगल, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब चीज़ें आप करके जाओगे ना घर से तो अच्छा होगा। ये यहाँ सिर्फ इतना प्रोसेस को इतना हुआ बना दिया जाता है कि बच्चे उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो व्हेन यू गो देयर प्रिपेयर्ड, दैट विल सेट द टोन फॉर यू। जब आप, जैसे हमने कहा ना कि भाई अर्ली अराइवल, ये अर्ली अराइवल वाली स्टेज है। डिसीजन मेकिंग होगी, हमने बात की है कि क्या कंट्री, क्या कोर्स, कैसे, फिर उसके बाद हो गया कि प्री डिपार्चर की पढ़ाई के बारे में क्या जो चीज़ें यहाँ के कर, अब आ गई स्टेज, थर्ड स्टेज अर्ली अराइवल। वहाँ पे जाके जब इन चीज़ों की सब आपके पास नॉलेज होगी तो लाइफ विल बिकम अ लॉट ईजियर। आपके पास शायद इतनी नॉलेज हमारे कोर्स के थ्रू आ जाएगी, शायद वहाँ जो ऑलरेडी है उसको नहीं होगी इतनी। वाओ, दैट्स हाउ इट इज। इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। अगर आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो भीड़ तो फिर वो भेड़ों की होती है। यू हैव टू स्टैंड आउट, बी मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने का जो थ्रेशोल्ड है, वो जो बार है, वो ऊपर होगी। तो वो कंट्रीज ने अभी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं हुई है, चैलेंजेस बढ़े हैं। तो इसके लिए आपकी अप्रोच भी बदलनी चाहिए। दिस इज वेयर वी आर एनकरेजिंग स्टूडेंट टू बी प्रिपेयर्ड, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज दोनों के लिए। यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज बताई जाती हैं कि वहाँ हो जाओगे इतने मिल जाएंगे ये वो, दैट इज नॉट द केस। सो यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ रियलिज्म, take it with a pinch of salt. Understood. Let's talk about different study destinations abroad. Certainly. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ अपॉर्चुनिटीज ਨੇ ਉੱਥੇ? देखो, न्यूजीलैंड ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣੇ FTA ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਸੇਬ ਹੈ ਤੇ ਵੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ, ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਗਰੀਟੈਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕੋਰਸ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ PR ਫਿਰ ਤੱਦੇ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪॉकेट फ्रेंडली।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ GS ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? That's why we have to become deserving of the desired success. So those are the things. Australia ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਰੀਅਰ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ what ਵੀ are the ਜਾ career options available in Canada, sir? ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਲਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ IT ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਦਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਓ, ਮੈਕਾਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ JEE ਨੀਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ, ਬਟ there has to be a proper career guidance, ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ 5 ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਐਮਪੈਨਹੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੈਨਹੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਐਮਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸ਼ਨ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਸੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ SOP 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? So that's where we want to say that every country is equally good. It's just your perspective need to be changed. ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ROI ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, your employability shouldn't come at cost of your identity. ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ PR ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 90% ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ MSc MEd ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਵਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫॉर द ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨਾਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਇਟ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਨਰੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਾਸਵੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਹਾਂ। ਕਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸ਼ਨ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਸਟੇਜਸ ਨੇ। We are not dealing with products here, we are dealing with people, and we are very blessed. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਟੂਲ। ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਫਟਨ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ $500 ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਕਲਾਸ ਟੂ ਦ ਮਾਸ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ। ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ 10 'ਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ 10 'ਚੋਂ 4 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 'ਚੋਂ 10 ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਦੇ 4 ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੇਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਇਨ ਦਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੜੋ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ reach out to like-minded people to join them, because education kadi bhi industry ta sigi nahi, it was always a profession. True. So now unfortunately it has been hijacked by
some commercially driven Yes. agendas, but let's bring it back and take the bull by the horn, and let's reclaim the territory. ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ? Yeah, you can reach me on through my social media handle. Yes. मेरी emails वगैरह ने flash हो जानी है. Yes. ਤੇ yeah, I invite everyone to be in touch with me, and as I said that ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ opportunity ਤੇ responsibility ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ career 'ਚ ਕੁਝ value add ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜੋਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਲਡ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼? ਲਾਇਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਕਾਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਲੈਂਟ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਐਮਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਕੁਇਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 5A ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਏਮ, ਅਸੈਸ, ਅਲਾਈਨ, ਐਕਟ ਐਂਡ ਅਚੀਵ। ਸਰ 5 ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ, 5 ਆਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਮੈਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਏਮ, ਅਸੈਸ, ਅਲਾਈਨ, ਐਕਟ ਐਂਡ ਅਚੀਵ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਮ, ਅਸੈਸ, ਅਲਾਈਨ, ਐਕਟ ਐਂਡ ਅਚੀਵ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, HR ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਨੇ। ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ। ਏਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੈਸ ਕਰੋ, ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ, ਅਸੈਸ ਕਰੋ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਕਰੰਟਲੀ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਐਮਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਕੁਇਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, you have to be aware that how could you apply those skills, applied and technical skills that are there. ਜਿੱਦਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਾਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਰਵੇਇੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ। Sir, do you also provide a backup option? Ki if your career goal, whatever you're preparing for, if it anyhow fails because of policy or because of any other reason which is not in our hand, is there a backup option that you also provide? Yes, that's why we say ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੈਕਅਪ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਘੱਟ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਨਾਟ ਗੋਲ। ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰੋ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੈਸੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, PR ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। You make most of your learning opportunity. When that is only possible when you go prepared. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੇ ਅਰਲੀ ਅਰਾਈਵਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ
Overseas education is like skydiving. Yes, parachute ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਭੱਜੋਗੇ सॉफ्ट लैंडिंग होएगी तो यू कैन रन यू कैन हिट द ग्राउंड रनिंग जैसे एक स्टूडेंट हमारे पास आया कि सिविल इंजीनियरिंग की है नहीं जी अब तो मुझे एमटेक ही करना है बीटेक कर लिया नहीं ऐसा नहीं है अब ग्रेजुएट डिप्लोमा हाईवे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं फिर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उसमें बड़ी ऑप्शंस हैं ग्रीन आर्किटेक्चर में तो देन ही सेड ओह आई नेवर थॉट अबाउट इट आई ऑलवेज सेड बीटेक एमटेक know that old fashioned approach won't work you have to be very innovative. So then he did that diploma in green architecture and he got selected even before he finished his diploma. And that is futuristic, sustainable, globally transferable career. So these are the success stories that we are very proud of. ओके, थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए. यू बॉट डिफरेंट परसेप्शन टू दिस सब्जेक्ट, टू दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच. Thank you for the opportunity. Great. Thank you.